अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मायोसिस जो होता है ये इसका अगर असल मतलब देखें तो इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉल, यानी किसी चीज़ को और छोटा कर देना। तो मायोसिस, इससे पहले हम माइटोसिस को पढ़ चुके हैं, उसके सिग्निफिकेंस को पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कहते हैं कि मायोसिस वॉज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। और मायोसिस को सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने इसको डिस्कवर किया था। कहते हैं यहाँ पे जो मायोसिस है ये वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है कि जिसमें जो डॉटर सेल होता है ये क्या करता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करता है अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में। यानी हाफ नंबर ऑफ सेल रिसीव करने का मतलब कि यानी उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो गए हैं। इसको हम रिडक्शन डिविजन्स भी कहते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेंस कि जैसे किसी सेल के पास यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स हैं और वो डिवाइड हो जाते हैं सेल, तो देखिए इसके पास यहाँ पर 3 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो यानी अपने टोटल के मुकाबले में, अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में इसके पास कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसी वजह से इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और कहते हैं जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहती है रिड्यूस हो जाते हैं हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। यानी डिप्लॉयड का मतलब 2n और हैप्लॉयड का मतलब n, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर वो हाफ हो गए हैं। डिप्लॉयड जो होते हैं वो हाफ में चेंज हो जाता है। सिंगल डिप्लॉयड सेल यहाँ पर 4 हैप्लॉयड सेल में तकसीम हो जाता है, यानी सिंगल डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल में यहाँ पर चेंज हो जाता है। मेयोसिस जो होता है इसको हम अपनी आसानी के लिए 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेयोसिस 1 और दूसरा है मेयोसिस 2। सो कहते हैं कि जो मेयोसिस 1 होता है इसको अगर आमतौर पर देखें तो उससे पहले हम एक डिस्कस करते हैं 2 पॉइंट्स। कहते हैं एक पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर में होते हैं। होमोलोगस पेयर जो होती है वो होमोलोगस मीन्स कि ऐसे क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर और साइज यानी साइज और शेप में सिमिलर होते हैं। तो कहते हैं ये पेयर होते हैं, तो इसको जब ये क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं, पेयर नंबर में होते हैं, उसको हम 2n यानी डिप्लॉयड कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जो कि पेयर में नहीं होते तो उसको हम हैप्लॉयड यानी n क्रोमोसोम कहते हैं। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ये जो माइटोसिस में जैसे हमने डिस्कस किया था, एक ही हमने देखी हुई थी कि अगर हमें देखना है कि हमें जो सीक्वेंस इसको हम सीखें, एक सीक्वेंस से हमने इसको लिखना होता है, तो हमें इस सीक्वेंस को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक निमोनिक आपको मैंने बताई थी, जैसे कहते हैं फिर मीरब आई थी, यानी यहाँ पर देखें P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टेलोफेज। तो ये देखें ये की आप लोगों ने याद रखनी, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब पढ़ते हैं हम देखें जो प्रोफेज मायोसिस 1 है इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो होता है कहते हैं उसमें 90% जो मायोसिस का टाइम होता है वो गुजरता है और क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पर कंडेंस होता है और ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स फिर हमें विजिबल हो जाते हैं। कहते हैं प्रोफेज 1 जो है जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था उसकी तरह नहीं, बल्कि या जो मायोसिस के अंदर जो प्रोफेज होता है उसमें जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो कि स्ट्रक्चर और शेप में यानी साइज और शेप में सिमिलर होते हैं, कहती है क्या करते हैं एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं। यानी पेयर अप होने का मतलब क्या है कि जो ये इसको हम साइनेप्स भी बोलते हैं, ये पेयर अप हो जाते हैं और यहाँ पर जब 2 क्रोमोसोम पेयर होते हैं तो ये 4 क्रोमेटिड बना लेते हैं। जैसे देखें ये एक क्रोमोसोम ये है, इसमें 2 क्रोमेटिड, इस तरह एक क्रोमोसोम ये जिसमें भी 2 क्रोमेटिड, तो ये 2 क्रोमेटिड मिलकर ये 4 क्रोमेटिड बना लेते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड को इसको हम क्या नाम देते हैं, टेट्राड कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड का कॉन्सेप्ट। सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें ये 2 जो क्रोमेटिड जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, सेम कलर में आपको शो किए, इसी तरह ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये जो 2 डिफरेंट कलर में आपको शो किए गए इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। यानी 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमेटिड होते हैं जिसको ये जो दोनों आपस में जिप अप हो जाते हैं उसको फिर हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और कहते हैं जब ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि एजमेटा फॉर्मेशन होता है और इसी के एजमेटा फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। ये इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान ना अपना ये जो आर्म होता है ना ये एक्सचेंज कर देते हैं और इसी वजह से ये जेनेटिक वेरिएशन जो होती है काज होती हैं और इसी वजह से जो आने वाली जो जनरेशन होती है ना उसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ जो आपको चेंजेस होती हैं वो नज़र आती हैं। तो कैज़मेटा फॉर्मेशन के दौरान चेंजेस आ जाती हैं। अब प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज के दौरान जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकअप हो जाता है और जो न्यूक्लियोलाई होता है इसका काम क्या होता है, राइबोसोम के सिंथेसिस, यानी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस सिंगल, न्यूक्लियोलाई ज़्यादा, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ ब्रेकअप हो जाता है और सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स की जानिब चलना शुरू कर देते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर लेते हैं।
अब हम बात करते हैं मेटाफेज़। मेटाफेज़ जो होता है ये दूसरा फेज़ होता है जिसके अंदर मेटाफेज़ प्लेट की फॉर्मेशन होती है। इसमें कहते हैं स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक पोल के ऊपर अटैच हो जाते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपने आप को एक सेंटर में खुद को अरेंज कर लेते हैं, जिसको फिर हम आगे जाके मेटाफेज़ प्लेट का नाम देते हैं। अब आगे देखें यहाँ पर एनाफेज़। एनाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये दोनों क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की जानिब क्या करते हैं, पुल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ़र्क क्या नज़र आता है कि इसमें देखिए दोनों जो क्रोमेटिड होंगे ये एक साथ होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। सो कहते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनके पास ना अपना जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं आपस में एक साथ होते हैं, और कहते हैं कि इस वक्त इसी तरह फिर दोनों ऑपोजिट पोल्स के ऊपर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ये बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी, यहाँ पे नोटिस की होगी कि दो जो सिस्टर क्रोमेटिड ये एक साथ है। अब हम बात करते हैं टीलोफेज़। टीलोफेज़ जो होते हैं इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल तक पहुँच चुके हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये वापस से अपीयर हो गया है, न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो भी अपीयर हो जाता है। और देखिए थोड़ी टाइम बाद जो साइटोकाइनेसिस जब होती है तो क्या होता है कि जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे से, उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक सेल से दो सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं मायोसिस 2। मायोसिस 2 में क्या होता है कि जैसे हमने देखिए हमने कहा था कि जो पेरेंट सेल होता है मायोसिस में क्या करते हैं, वो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये आपका मायोसिस 1 था, और ये आपका मायोसिस 2 है कि जिसमें जो आपके पास दो सेल्स बने ना वो फर्दर दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि जो मायोसिस 2 है ये माइटोसिस के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इस यहाँ पे भी क्रोमेटिड की सेपरेशन होती है जैसे माइटोसिस में हमने देखी थी। और यहाँ कहते हैं कि जो माइटोसिस है ये उससे थोड़ी सी डिफरेंसेस भी शो करते हैं, उससे थोड़ा इख्तिलाफ भी रखता है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल अपने डॉटर सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो भेजता है। जैसे यहाँ पर 6 से तो 6 से 3, फिर आगे जाके फिर से हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको वही सेम फेजेस आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लगाएंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सो प्रोफेज 2 में हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है यहाँ पे वो विजिबल हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे उसमें एक सेंट्रोमेयर मौजूद होता है जिसके जरिए दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। तो इस दौरान न्यूक्लियोलाइज होता है, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है डिसअपियर हो जाते हैं, और जो सेंट्रियोल होती है ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव कर लेते हैं, और इस तरह स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेज 2 की। मेटाफेज 2 जो होता है ये इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और इसी तरह से ये क्रोमोसोम खुद को एक सेंटर के ऊपर इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं, जिसको फिर हम आगे जाके इक्वेटोरियल प्लेट का नाम देते हैं। अब आगे एनाफेज 2 की अगर हम बात करें तो उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उसका सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, और इसके ऊपर क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जैसे देखें इन्होंने खुद को अरेंज कर लिया। स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल की जानिब उन क्रोमेटिड्स को अपनी जानिब खींचना शुरू कर देती है। देखो ऑपोजिट पोल की जानिब ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये देखो मूव करना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आगे आती हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये ऑपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं, और जो न्यूक्लियोलाइज होता है वो रीअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है, और जो इसी तरह यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो टूट जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो यहाँ एक सेल, और ये जो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया है, तो इसी तरह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है साइटोकाइनेसिस के जरिए, और इस तरह से कहते हैं कि दो जो सेल थे उससे फिर आगे जाके 4 सेल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक सेल से 2 सेल बने, अब ये 2 सेल आगे जाके फर्दर 2 में, और इस तरह से अब ये एक सेल 2 में, और इस तरह ये भी 2 में, तो देखें 2 से आगे जाके 4 सेल बन जाते हैं।